नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा, घर की जो बातें हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, फैमिली के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, अगर आप प्रेम में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं वो किस प्रकार से हो सकती है, अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जो बंधन है या फिर वैवाहिक जो जोड़ीदार हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप किस प्रकार से हो सकते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात आपका जो करियर है वो किस प्रकार का हो सकता है, जो विद्यार्थी है जो शिक्षा ले रहे हैं उनके बारे में ये जो संपूर्ण साल है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए 2021 का जो समय है, जो पूरा साल है वो किस प्रकार का होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लें। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के लिए 2021 का जो संपूर्ण राशिफल किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो कि बड़े ग्रह हैं, जैसे कि शनि है, गुरु है, राहु, केतु या फिर मंगल, उनका जो भ्रमण है वो किस प्रकार से परिणाम करने वाला है। तो शनि के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कर्क राशि की जो कुंडली है वो ड्रॉ की गई है। तो शनि के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो है वो आपके सप्तम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके लिए वैसे देखी जाए तो अच्छी बात है। सप्तम स्थान में है तो जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसका पहला तो परिणाम यही होगा कि अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनमें और आप में काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक सुख में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन यह जो बात है इस साल में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो सप्तमेश है शनि जो है वह आप ही के सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। इसी प्रकार यह जो सप्तमेश है तृतीय दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देख रहा है। तो अगर कोई बड़ी योजना पर अगर आप काम कर रहे हो तो उसके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन उससे कोई बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको खड़ी नहीं होगी। मतलब होगा क्या कि अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि आपके लिए लाभदायक ही साबित हो सकती है। उसी प्रकार ये जो शनि है सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। देखिए, आपके राशि के बारे में अगर देखा जाए तो आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सोचती है और घर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट हो जाती है आपकी राशि। और इमोशंस है, जैसे कि ये जो सप्तम दृष्टि है, मतलब शनि की जो सप्तम दृष्टि आप ही की राशि पर आ रही है, तो सेंटिमेंट भावनाओं की जो बात है उसमें कई मामलों में आप नॉर्मल होने की संभावना है। मतलब इमोशनल लेवल पर आप डिसीजन नहीं लोगे, जो कि वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो शनि है दशम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है, बस वही पर ध्यान दीजिए। हालांकि मैंने जैसे कहा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए ये जो गुरु ग्रह है यह मित्र ग्रह है, शुभ ग्रह है, उसके शुभ परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ये जो गुरु है यह गुरु मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, तो मकर राशि का जो गुरु होता है वो नीच का होता है, लेकिन यह जो गुरु का भ्रमण आपके लिए होगा वह शुभ फलदायी होगा। मतलब गुरु जिस राशि में भ्रमण कर रहा है, गुरु मकर राशि में भ्रमण कर रहा है और मकर राशि का स्वामी शनि भी मकर राशि में होने के कारण गुरु के जो अशुभ परिणाम मकर राशि में मिलने वाले हैं वो कई मामलों में उसमें कटौती हो सकती है, और तरीके से देखा जाए तो उसके जो परिणाम है वो आपको शुभ फलदायी मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात की, जैसे मैंने कहा कि सप्तम भाव में ही गुरु का भ्रमण है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मधुर देखे जा सकते हैं, उसमें काफ़ी एक हार्मनी वगैरह देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह जो गुरु है, गुरु पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, तो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन एक आध साल से आपके लिए जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं हो रहे थे, क्योंकि गुरु का जो भ्रमण था आपके षष्ठ भाव में था, लेकिन अब ये गुरु आपके सप्तम भाव में है और उसकी दृष्टि भी आपके लाभ भाव में होने के कारण लाभ के बारे में जो भी आपके रुके हुए लाभ है, पेंडिंग लाभ है, वो आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। जो भी काम आपने किया है उसके लाभ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। आपके जो मित्र परिवार हैं उनसे भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, मदद मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी।
उसी प्रकार ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। अब ये जो बात है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी राशि के बारे में, जैसे मैंने कहा, आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, आपके जो मूड स्विंग है वो भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आपके राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात, या फिर किसी भी राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पर तो आप किसी भी समस्या से सामना कर सकते हो। तो यही बात ये सप्तम स्थान में जो गुरु है, जो कि सप्तम दृष्टि से आप ही की राशि को देगा, तो आप में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से आप मतलब उसका सामना करोगे, इसके बारे में आपको कोई मतलब आपका जो मन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार यह जो गुरु है, यह गुरु नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, और तृतीय भाव को पराक्रम स्थान भी कहा जाता है या फिर पराक्रम भाव भी कहा जाता है। अब ये जो पराक्रम होता है वो अंदर से आने वाला होता है, जैसे मैंने अभी कहा कॉन्फिडेंस। तो यही बात गुरु आपको करवा के देगा कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आओगे। कितनी भी अगर मुसीबत हो उसे आप पार कर जाओगे और उससे आप हिलोगे नहीं। देखिए कॉन्फिडेंस के बारे में देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि इसके पहले का जो साल था, मतलब 2020 में, आपने देखा होगा कि बातें आपके लिए अच्छी नहीं हो रही थी और कई जो परिस्थितियाँ थी वो आपके फेवर में भी नहीं थी। लेकिन अभी जैसे ही ये गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो परिस्थितियाँ करीबन वही रहेगी, लेकिन आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। और जैसे ही किसी के अंदर से ये भावना उठती है और वो बदलाव होता है तो सामने की जो परिस्थितियाँ हैं वो उसमें बदलाव होने में समय नहीं लगता। तो वही काम ये गुरु करेगा। उसी प्रकार अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई बात है जो कि पेंडिंग है, जो नहीं हो रही है, वो भी आप हाथ में ले सकते हो और वो भी पूरी हो सकती है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे राहु और केतु का भ्रमण किस प्रकार से होगा। राहु के बारे में अगर देखा जाए, राहु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और केतु जो है आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि गुरु जो है आपको लाभ तो देगा, लेकिन वो लाभ किस प्रकार से खर्च करने हैं उसके बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपको पैसे तो मिल जाएंगे, हालांकि आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। लेकिन ये जो राहु का भ्रमण है आपके लाभ में, वो किसी और प्रकार से आपकी जो बुद्धि है उसे थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। तो वहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो लाभ के बारे में ये जो राहु है आपके लिए समस्या ज़्यादा बड़ी पैदा नहीं करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी उसी स्थान पर है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहा जाता है। हालांकि मंगल के बारे में हम यह सुनते हैं कि यह अशुभ ग्रह है या फिर पाप ग्रह है, लेकिन आपके राशि के लिए या फिर लगन के लिए ये जो मंगल ग्रह है वो शुभ फल है। तो दो तीन बातें हैं मंगल ग्रह के बारे में, उसमें ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए दिनांक 14 अप्रैल से ये जो मंगल ग्रह है आपके व्यय भाव में आएगा और दिनांक 2 जून तक वो आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा और शत्रु राशि में रहेगा, मतलब मिथुन राशि में रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर कालावधि है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो कालावधि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। यद्यपि जो मंगल है वो आपके राशि के लिए, जैसे मैंने कहा कि राजयोग कारक है, लेकिन मंगल अपने जो स्वयं के जो गुणधर्म है, जो क्वालिटीज़ है, वो नहीं छोड़ेगा। तो व्यय भाव में जैसे ये आएगा आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस वगैरह लेके आ सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। स्ट्रेस ज़्यादा करके अगर आप किसी के प्रेम में हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं उससे रिलेट करने वाला ज़्यादा होगा, या फिर पैसों के मामले में या फिर करियर के मामले में हो सकता है। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो बातें काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके, जैसे मैंने शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी इमोशनल राशि है। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल करीबन 22 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से करीबन 5 दिसंबर तक आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो यहाँ पर भी आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं। तो यहीं पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह मंगल ग्रह है, इसका जो भ्रमण होगा पूरे साल में 2021 में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो ग्रह, जो बड़े ग्रह हैं, उनके जो भ्रमण हैं वो आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। लेकिन हमेशा ऐसा कभी नहीं होता कि आपके लिए
जो बातें हैं वो हमेशा शुभ फलदायी होगी पूरा साल, क्योंकि कई ऐसे दिन होते हैं उसमें आपको कई से अलग प्रकार के भी अनुभव होते हैं। जैसे कि कई ग्रहों के योग होते हैं, उसके परिणाम हालांकि वो 4-5 दिनों के होते हैं लेकिन उसके परिणाम हमें मिलते हैं। या फिर कई ऐसे ग्रह हैं वो वक्री भी होते हैं, उसके जो परिणाम है वो भी अलग तरह से होते हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन से महीने में क्या हो रहा है, या फिर कौन से योग हो रहे हैं, कौन से ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे जनवरी के बारे में। तो जनवरी के करीबन 21 से लेकर 25 तारीख तक रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। तो इसका जो परिणाम सबसे पहले होगा, तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं, वहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके खर्चे वगैरह हो सकते हैं, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनसे उनके कोई डिमांड होगी तो उनके लिए खर्चे वगैरह हो सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति भी होने जा रही है। 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का जो समय है उसमें रवि और गुरु की युति होने जा रही है, और ये जो युति है आपके सप्तम भाव में है। तो ये जो कालावधि है, जैसे मैंने कहा कि दिनांक 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा 2-3 मामलों में। जैसे मैंने कहा कि जो भी मतलब आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आए थे या फिर उनके सेहत के बारे में, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि के जो व्यक्ति है जिनको काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए का समय काफ़ी अच्छा होगा। उसी प्रकार जो कर्क राशि के व्यक्ति विवाह उत्सुक है, मतलब विवाह करने के लिए तैयार है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। तो इस समय का आप पूरी तरह से लाभ ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का जो कालावधि है उसमें बुध वक्री होने वाला है। बुध आपके अष्टम भाव से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वक्री होके। तो ये जो बुध है आपका व्ययश भी है और तृतीयश भी है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, कर्जा लिया है और उसके बारे में कुछ डिस्प्यूट है, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो उभर कर सामने आ सकते हैं। तो ध्यान रखना। और इस समय में किसी भी प्रकार के लोन वगैरह नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लोन लेते हो तो उसके बारे में आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनमें और आप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी हो सकती है। और अगर आप सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशंस आप में है, या फिर एलर्जिक हो, या फिर दीर्घकालीन की कोई व्याधि है, तो उसके कुछ संकेत लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मार्च महीने के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल और राहु की युति होने जा रहे हैं। दिनांक 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है, इसमें इसका जो प्रभाव है मंगल राहु युति का देखा जाएगा, और वह आपके लाभ भाव में देखा जाएगा। देखिए, यह जो युति है वो 2-3 बातों पर आप पर अमल करने वाली है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के मतलब रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कंपलसरी हो सकती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिए। मतलब ऐसी बात नहीं हो, मतलब कई ऐसी बातें वो होती नहीं लेकिन उसके बारे में थोड़े से गलतफहमियां तैयार होती है, तो उस प्रकार की गलतफहमियां तैयार हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर अगर आपने कोई डिसीजन लिया है इस कालावधि में तो वो चुकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू में हो सकती है। तो ध्यान रखना, ये 2-3 बातें हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर आपको अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार मई महीने में अगर देखा जाए तो बुध और राहु की भी युति होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 9 मई से लेकर 12 मई तक का होगा। तो 9 मई से लेकर 12 मई तक का जो समय है उसमें बुध और राहु की युति हो जाएगी आपके लाभ भाव में। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी प्रकार के बड़े डील नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, लोन्स वगैरह नहीं लेना, पैसे वगैरह नहीं लेना। और अगर आप ऐसे कोई बात करते हो, लीगल टर्म्स अगर आप पर चल रहे हैं तो उसमें भी आप फंस सकते हो। तो लीगल टर्म्स के बारे में ये जो कालावधि कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि ये जो बुध है आगे आने वाले समय में, मतलब इस साल में 2-3 बार वक्री होगा। जैसे कि पहले एक बार तो वक्री आपने देख लिया, लेकिन और 2 बार भी वक्री होने जा रहा है। तो ये बुध आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ला सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। लेकिन यह जो मैंने कहा बुध राहु की जो युति है उस पर भी आपको अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और राहु की भी युति होने जा रही है। दिनांक 15 मई से लेकर 20 मई तक का जो समय है उसमें शुक्र और राहु की युति आपके लाभ भाव में हो जाएगी।
तो आपके जो घर के जो मेंबर्स होंगे, आपके घर परिवार के जो लोग होंगे, उस महिला वर्ग होंगे, उनके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर उनके साथ आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। तो वहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे, उनमें जो महिला जो होंगे, स्त्री वर्ग होगा, उनके साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि होता क्या है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, मतलब वो फ्रेंडशिप के हो या फिर किसी और बारे में, वो टूटने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा बचिए। उसी प्रकार शनि भी वक्री होने जा रहा है 23 मई को। आपके सप्तम भाव में जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। इसका जो परिणाम है वो 2-3 रूप में आपको देखा जा सकता है। अगर आपका विवाह हुआ और आपके वैवाहिक जोड़ीदार जो है उनको किसी प्रकार के व्याधि है, तो वो जो व्याधि है उसके संकेत, उसके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। आपके खुद के बारे में भी छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकते हैं सेहत के बारे में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण होने जा रहा है 26 मई को। देखिए, यह जो चंद्र ग्रहण है आपके लाभ भाव में होगा, और दिनांक 26 मई को यह चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, और चंद्र आपके राशि का स्वामी भी है। तो पैसे के मामलात को लेकर आप में थोड़े प्रॉब्लम या स्ट्रेस आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज़ के बारे में आपने काम किया है उसके बारे में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या फिर पैसे का कुछ गफला हो सकता है, उल्टी सुल्टी बात हो सकती है, जिसका जो स्ट्रेस है वो आपके काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो इन्हीं बातों से थोड़ा बचे। जैसे मैंने कहा कि 26 मई को ये चंद्र ग्रहण है, तो करीबन 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो समय है, 2-3 दिन का समय है, उस पर ये जो बातें हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। हालांकि 2-3 दिन का समय है, उसमें ही थोड़ा सा आपको खुद पर कंट्रोल रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध जो है वो फिर से वक्री होगा। दिनांक 30 मई से लेकर मिथुन राशि में वक्री होगा, फिर से वो वृषभ राशि में आएगा। तो 30 मई से लेकर करीबन 23 जो जून तक का जो समय है, उसमें यह मिथुन राशि से वृषभ राशि में वक्री होकर भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं। जैसे मैं शुरुआत से ही कहते आ रहा हूँ कि लोन अगर आप लेते हो तो उसमें फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, मतलब उसका स्ट्रेस आपको इन दिनों में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी कोई भी बात होती है तो थोड़ा सा आपका जो मोरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसे बिल्कुल भी नहीं खोना, क्योंकि अगर आप उसे खोते हो तो बातें और ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके पहले भी आपने इसका अनुभव किया होगा। तो खुद पर थोड़ा सा विश्वास रखिए, बातें जो है आपके लिए बहुत एक्सट्रीम तक नहीं जाएगी। तो ये बातें हैं, लेकिन फिर भी जो भी महत्वपूर्ण बात है उसके ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जून महीने में अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 10 जून को सूर्य ग्रहण होगा, और वह आपके द्वितीय भाव में ही होगा। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो प्रत्यक्ष पैसे जिसे हम बोलते हैं, या फिर पैसे आपके खर्च होने की संभावना ज़्यादा है, और पैसे खर्च भी ऐसे पर्पस पर होंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। खास करके आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके लिए पैसे वगैरह खर्च हो सकते हैं। आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। अगर पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं आपके उम्मीद से, तो आपका जो मतलब थोड़ा आपका जो मूड है वो चेंज होता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। ज़्यादा पैसे आपके खर्च होंगे, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा आपको नहीं होगा। मैंने जैसे कहा, इसका जो कालावधि होगा 10 जून का 9 तारीख से लेकर करीबन 11 तारीख तक देखा जाएगा। उसी प्रकार गुरु भी वक्री होने जा रहा है दिनांक 21 जून को। तो जो गुरु आपके सप्तम भाव में है वह भी वक्री होने जा रहा है 21 जून को। तो देखिए, आपके सप्तम भाव में जो शनि ग्रह है वह, और आपके सप्तम भाव में जो गुरु ग्रह है, वह दोनों ग्रह भी वक्री होने जा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों से मिलने वाले जो भी शुभ फल है उसमें काफ़ी मात्रा में न्यूनता आती है। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो उससे मिलने वाले जो फल होते हैं वो उसमें न्यूनता आती है। तो न्यूनता किस बारे में आ सकती है? जैसे मैंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ मिलना उसमें आ सकती है। उसी प्रकार आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिल सकता है, क्योंकि गुरु भी वक्री होने जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि शनि 23 मई को वक्री हो चुका है, और गुरु 21 जून को वक्री होने जा रहा है। तो इसकी जो वजह होगी या फिर इसके जो परिणाम होंगे वो आपको पैसे के मामले में मिल सकते हैं, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़े बहुत मिल सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के बारे में, या फिर उनमें और आप में थोड़ा बहुत तनावपूर्ण परिस्थितियाँ आ सकती है। तो इन सभी देखिए, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो वक्री ग्रह है फिर से मार्गस्थ भी होने जा रहे हैं। तो लाइफ टाइम के लिए नहीं, लेकिन 2-3 महीने के लिए इस प्रकार के जो अनुभव है वो आते ही है। उसी प्रकार अगर हम जुलाई महीने के बारे में देखा जाए तो मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके
आपके राशि में होगा, उसके साथ जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा। इसका जो कालावधि होगा वो 1 जुलाई से लेकर करीबन 5 जुलाई तक का होगा। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं वो इसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और दूसरी, जैसे मैंने कहा कि ये जो दोनों बड़े ग्रह है शनि और गुरु वक्री होने के कारण आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मंगल जो प्रतियोग करने जा रहा है जुलाई के करीबन 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो बातें या फिर विवाद होगा वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। तो ये जो दिन मैंने गिनवाए उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सितंबर महीने के में अगर देखा जाए तो फिर से बुध वक्री होने जा रहा है तुला राशि में 27 सितंबर से लेकर करीबन 18 अक्टूबर का जो समय है उसमें यह जो बुध है वह बुध आपके चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में वक्री अवस्था में जाएगा। तो जो भी आपके पेंडिंग काम है, जैसे मैंने कहा कि आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ये गुरु भी वक्री होगा, बुध भी वक्री होगा, तो उस समय अगर आप इस प्रकार के कोई काम लेते हो हाथ में जो कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे रिलेट करने वाले हैं या फिर पेंडिंग काम है, वो पूरे होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे या फिर वो पूरे होने के उम्मीद आपसे थोड़ी सी निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कहा कि जैसे ही ये ग्रह मार्गस्थ हो जाएंगे तो फिर से वो आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस कालावधि में, मतलब जैसे ही या गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है या फिर बुध भी वक्री होगा, तो इस कालावधि में महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अक्टूबर महीने के बारे में। अक्टूबर महीने में रवि और मंगल की युति होने वाली है कन्या राशि में। तो आपके तृतीय भाव में रवि और मंगल की युति हो जाएगी। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का होगा। लेकिन यह जो युति है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगी, क्योंकि इस कालावधि में कुछ नया जो जिसे एनर्जी से बोलते हैं वो आपको मिल सकती है या फिर आपके काम बन सकते हैं। ऐसा है कि आपके इस कालावधि में ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो ट्रैवलिंग है वो सकारात्मक रूप से आगे आएगी। मतलब हम ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब घूमते फिरते हैं, लेकिन जिस वजह से हम फिरते हैं वो अगर वजह वो जो आपका जो भी इच्छाएं हैं, विषय वो अगर पूरे होती है तो इस ट्रैवलिंग के मायने होते हैं, तो वही भाग होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अलग ही प्रकार के एनर्जी और कॉन्फिडेंस आप फील कर सकते हैं। जो भी आप काम हाथ में लोगे इस कालावधि में वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो यह जो योग है इसका पूरी तरह से आप लाभ ले सकते हो। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है। केतु जो कि आपके षष्ठ भाव में, जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ शुक्र की युति होने जा रहे थे। यहाँ पर 2-3 बातें हैं। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके जो घर के जो लोग होंगे उनमें जो महिला सदस्य होंगे उनके साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर उनके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहीं पर भी छोटी मोटी बातें हो सकती है। इसका जो कालावधि का बड़ा नहीं है, मतलब 9 अक्टूबर से लेकर दिनांक 13 अक्टूबर तक का समय में ये जो बातें हैं इसका आप अनुभव कर सकते हो। उसी प्रकार अक्टूबर महीने में, मतलब 9 अक्टूबर को और करीबन 17 अक्टूबर को शनि और गुरु जो वक्री थे वो मार्गस्थ होने जा रहे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर हो गई। तो अक्टूबर महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो फिर से आपके लिए जो नॉर्मल बातें हैं वो लेके आएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जैसे ही ग्रह मार्गस्थ हो जाते हैं जो कई बातें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे नवंबर के बारे में। नवंबर में चंद्र ग्रहण होगा 18 और 19 तारीख को। जो चंद्र ग्रहण होगा वो आपके करीबन पंचम भाव में होगा। और उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो इस कालावधि में, मतलब ग्रहण होगा 18-19 तारीख को, लेकिन 17 तारीख से लेकर करीबन 20-21 तारीख तक का जो समय है, इस कालावधि में अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। इस कालावधि में खास करके नहीं लेना। अगर लेते हो तो फंसने के पूरे चांसेस बनते हैं, तो ध्यान रखना। उसी प्रकार रिलेशनशिप में भी ये बात थोड़ी बहुत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए जो ग्रहण है, मतलब इस साल में, हर साल में 2 चंद्र ग्रहण होते हैं, 2 सूर्य ग्रहण होते हैं। तो ग्रहण कालावधि में ध्यान रखना। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि ग्रहण मतलब उस दिन के बारे में है, लेकिन ग्रहण के आगे पीछे के 1-2 दिन में भी उसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है या फिर दिखता है हर एक व्यक्ति के बारे में। आपकी जो मानसिकता है उसमें काफ़ी बदलाव देखे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो गुरु है वो मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 21 तारीख को, मतलब 21 नवंबर को यह जो गुरु है वो गुरु आपके सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये अष्टम भाव में जो गुरु का भ्रमण है वो थोड़ा सा अलग प्रकार से आपको अनुभव दे सकता है, लेकिन उसके बारे में अभी से चर्चा नहीं करना क्योंकि पूरा साल बीतने वाला है और करीबन
नवंबर की 21 तारीख को वो भ्रमण करेगा। तो उसके सीधे सीधे परिणाम, नेगेटिव परिणाम आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो गुरु होता है, आपने अभी देखा होगा कि वो करीबन 11.5 महीने तक एक राशि में होता है। तो जल्दी जल्दी उसके जो परिणाम है नहीं मिलते। स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे कि गुरु है, शनि है, राहु केतु है, ये जो प्लैनेट्स है, ये जो ग्रह है, वो स्लो मूविंग है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसके जो परिणाम होते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं मिलते, जैसे हम मंगल के बारे में हमने देखा या फिर बुध के बारे में हमने देखा। उसी प्रकार दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आपके पंचम भाव में। तो यहीं पर खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे वो हो सकते हैं, और खास करके इस कालावधि में भी मतलब अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो पक्के तौर पर आपको लॉसेस वगैरह, हेवी लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो कालावधि है इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था 2021 का कर्क राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।